हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल यूपी एग्ज़ाम वाले पे। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। जो हमारी पॉलिटिकल साइंस की जो सीरीज़ चल रही है उसमें काफ़ी सारी क्लासेस जो है 9 से 10 क्लासेस जो है वो हमने फिनिश कर ली है। आई होप सबको अच्छी लग रही होगी पॉलिटिकल साइंस की सीरीज़, और आई होप कि मेरे पढ़ाने का तरीका सबको अच्छा लग रहा होगा। और अब धीरे धीरे पॉलिटी से जुड़े हुए जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको है ना समझ में आ रहे होंगे। आपके क्वेश्चंस जो हैं अब वो धीरे धीरे सॉल्व होना शुरू हो गए होंगे। ठीक है, अगर आपका फिर भी कोई क्वेरी होती है आपकी, या आपका कोई भी सजेशन होता है कि मैम इस तरीके से वीडियो बनाओ, या फिर आप है ना इस तरीके का यूज़ करो, ऐसे समझाओ वैसे समझाओ, अगर आपका कोई भी सजेशन होता है तो आई एम वेरी ओपन टू टेक एनी काइंड ऑफ सजेशंस। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में आपकी जो भी सजेशन है, जितने भी आपके सजेशंस हैं वो आप मेरे को लिख के बता सकते हो। आपके सजेशंस के ऊपर, आपके सजेशंस के अकॉर्डिंग मैं अपनी टीचिंग में मॉडिफिकेशन करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, तो अगर आपका कोई भी डाउट होता है, क्लास से जुड़ा हुआ भी आपको कुछ टॉपिक समझ में नहीं आता है, कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, वो भी आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो कि भाई ये सवाल जो है वो समझ में नहीं आया, आप वापस समझा दो। ठीक है, तो मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाकर वो आपको वापस समझा दूंगी। कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है तो वो भी आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हो कि मैम ये टॉपिक जो है, ये पर्टिकुलर टॉपिक हमको समझ में नहीं आ रहा है तो इसके ऊपर एक वीडियो बना दो, तो उसके ऊपर भी मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको वो समझा दूंगी। तो आपकी कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी जनरल क्वेरी होती है, सब्जेक्ट से जुड़ी हुई आपकी कोई भी क्वेरी है, या फिर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, कोई भी आपके सजेशन है, ये सारी चीज़ें आप अपने कमेंट बॉक्स में, जो वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स आता है उसमें लिख के बता सकते हो। ठीक है, या फिर आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है हर्षिता मैम की पाठशाला। आप सिंपली टेलीग्राम पे सर्च करोगे हर्षिता मैम की पाठशाला तो आपको वहाँ पे मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो दिख जाएगा। ठीक है, मेरी फोटो लगी हुई है वहाँ पे, आप पहचान जाओगे कि वो हर्षिता मैम का ही चैनल है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए अगर आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो तो। और वैसे भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे मुझसे कि मैम आपकी ये जो सीरीज़ चल रही है इनकी जो फ्री पीडीएफ्स है या फिर फ्री स्टडी मटीरियल जो है वो हमको कहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अभी एक बार हमारी पूरी क्लासेस जो है वो फिनिश हो जाएगी, उसके बाद में हम अच्छे से आपका जो भी है ना, जो भी नोट्स वगैरह है उसको अच्छे से टाइप करवाएंगे और फिर पेड नोट्स जो है वो हम शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आपको अभी के लिए फ्री स्टडी मटीरियल चाहिए, पॉलिटिकल सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ या फिर अलग अलग एग्जाम से जुड़े हुए आपको कोई भी फ्री स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है, कोई भी करंट अफेयर से जुड़ी हुई न्यूज़ की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें जो है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ही अपलोड करती रहती हूँ। ठीक है, तो आपको अगर इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, आपको लगता है कि वो चैनल, वो जो है ना मेरा टेलीग्राम चैनल जो है उससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, तो आपको सिंपली सर्च करना है टेलीग्राम पे हर्षिता मैम की पाठशाला और वहाँ पर जाके आप सिंपली चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन था। आज की क्लास जो है हमारी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम पढ़ रहे थे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ जो है वो चल रही थी, हमने भाग 3 जो है वो पढ़ लिया था। उससे पहले भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो कवर कर ली थी कि भाई ब्रिटिशर्स कैसे यहाँ पे आए थे, कौन कौन से चार्टर एक्ट उन्होंने निकाले थे, हमारी जो संविधान सभा है वो किस तरीके से बनी थी, किस तरीके से संविधान जो है वो बना था। फिर भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में देखा, भाग 4 में हमने डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्वों के बारे में देखा। ठीक है, तो ऐसे करके हम काफ़ी सारी 9 से 10 क्लासेस जो है वो कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी ये सीरीज़ तो फर्स्ट क्लास से जाकर आप आज तक की जितनी भी क्लासेस हैं उनको देख सकते हो। ठीक है, एक एक करके सीक्वेंस बाय सीक्वेंस देखते चलोगे क्लासेस को, तो डेली क्लासेस जो है वो आपकी एक एक टॉपिक कवर भी होता रहेगा। क्लासेस के लास्ट में मैं कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी सॉल्व करवाती हूँ, तो उस टॉपिक से जुड़ी हुई जो भी प्रैक्टिस के क्वेश्चन है वो भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी उन क्वेश्चन को सॉल्व करके। साथ ही साथ आप फिर बाद में इसको रिवाइज भी कर सकते हो अपने शॉर्ट नोट्स बनाकर। ठीक है, तो अगर आप सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चलोगे तो इजीली धीरे धीरे करके हम एक एक टॉपिक को आसानी से एग्जाम से पहले जितने भी आपके टॉपिक हैं पॉलिटी से जुड़े हुए सारे ही टॉपिक्स को हम कवर कर लेंगे। ठीक है, ये जो आपकी पॉलिटिकल साइंस की जो सीरीज़ है वो उन सभी एग्जाम्स के लिए है जिस एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट जो है वो आता है, चाहे वो आपका यूपीएससी का एग्जाम्पल है ना एग्जाम है, चाहे फिर वो आपका यूपीपीसीएस का एग्जाम्पल है ना एग्जाम है, या फिर वो आपका किसी भी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ कोई भी एग्जाम है, चाहे वो आपका यूजीसी नेट का एग्जाम है, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, बड़े से बड़ा कोई भी एग्जाम है जहाँ पे पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट आता है, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये जो सीरीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़, यानी कि हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि मौलिक कर्तव्य होते क्या हैं और ये हमको क्यों दे रखे हैं। मौलिक कर्तव्य जो है वो हर एक इंसान के ऐसे कर्तव्य हैं, ऐसी ड्यूटीज़ है जो हमारे देश के प्रति हमारी क्या कर्तव्य हैं उनको दिखाते हैं। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था भाग 3 जो है हमारे संविधान का, जो भाग 3 है पार्ट 3 जो है, यहाँ पे हमारे को कुछ
राइट्स दे रखे हैं, कुछ अधिकार दे रखे हैं जो कि हमारे मौलिक अधिकार है। यानी कि इस इंडिया में रहने वाले जितने भी सिटीजन हैं या फिर जितने भी नॉन सिटीजन्स हैं, उनको कुछ ना कुछ अधिकार मिले हुए हैं, क्योंकि वो हमारे कंट्री में रहते हैं। तो हमारी जो सरकार है उन्होंने उनको कुछ ना कुछ अधिकार दे रखे हैं कि भाई इंसान होने के नाते, इस कंट्री के सिटीजन होने के नाते आपका कुछ ना कुछ अधिकार जो है वो इस कंट्री के ऊपर बनता है, ठीक है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अधिकार और आपके जो कर्तव्य है, राइट्स और ड्यूटीज जो है वो दोनों एक साथ में चलती है, यानी कि एक ही पलड़े पे सवार होकर चलती है। अगर आप राइट्स का समान है ना, अगर आप राइट्स का समान करोगे तो ही आपके जो ड्यूटीज है वो आपको मिलेगी, या फिर अगर आप ड्यूटीज का पालन करोगे तो ही आपको राइट्स जो है वो मिलेंगे। तो इसलिए राइट्स और ड्यूटीज जो हैं वो दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं, एक ही साथ में। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ ये सोचो कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ है ना मेरे अधिकार ही मिलने चाहिए, दूसरों के प्रति मेरा कोई कर्तव्य, मेरी कोई ड्यूटी नहीं होनी चाहिए। ऐसा आप नहीं सोच सकते हो कभी भी, ठीक है। ये तो फिर भी हमारे है ना देश की बात है, हमारे संविधान की बात है। छोटे से छोटे लेवल पे भी अगर आप ये चाहते हो कि आपको कुछ ना कुछ है ना अधिकार मिले, तो उसके लिए आपको दूसरों के अधिकारों का, यानी कि आपके भी दूसरों के प्रति कुछ ना कुछ कर्तव्य होते हैं जो आपको निभाने होते हैं। तभी आप दूसरों से ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपको आपके अधिकार दें, ठीक है। आप ये चाहते हो कि भाई मेरे आसपास में जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे मैं अच्छे से पढ़ाई कर पाऊँ, तो कोई भी आसपास वाला शोर शराबा जो है वो ना करे, क्योंकि मेरे को पढ़ने का अधिकार है। तो अब ये आपकी भी ड्यूटी बनती है कि भाई जब किसी दूसरे बच्चे का एग्जाम हो तो आपकी भी ये ड्यूटी बनती है कि आप जोर जोर से लाउड स्पीकर में गाने ना बजाओ, जोर जोर से डीजे पे गाने ना बजा के डांस ना करो, ताकि वो सामने वाला भी डिस्टर्ब ना हो, वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो ये आपका भी कर्तव्य बनता है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको जो अधिकार मिले हुए हैं उनका प्रोटेक्शन हो सके, आपको कुछ ना कुछ अधिकार है ना मिलते रहने चाहिए, आपके पास में आपके अधिकार जो है वो होने चाहिए, तो आपको दूसरों के अधिकारों का भी पालन करना है, यानी कि आपको अपने कर्तव्यों का भी फिर पालन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा कॉन्सेप्ट रहता है आपका राइट्स और ड्यूटीज का, जो कि हैंड इन हैंड यानी कि एक साथ में चलते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं कि राइट्स और ड्यूटीज़ जो है, राइट्स तो हमने देख लिए भाग 3 के अंदर, ड्यूटीज़ जो है बेसिकली वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में इसकी पोजीशन कहाँ पे है। तो हमारा आता है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका भाग 4th A जो है, ठीक है। 4th A जो है ये आपका एक सेपरेट नया पार्ट बनाया हुआ था, सेपरेट एक नया भाग बनाया हुआ है, जहाँ पे हमारे जो ड्यूटीज़ है, जहाँ पे हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं उनके बारे में बताया हुआ है। इसमें आर्टिकल कितने आते हैं? आर्टिकल सिर्फ इसमें एक ही आता है। कौन सा आर्टिकल है? 51A, ठीक है। 50 मैंने बताया था इससे पहले वाली वीडियो के अंदर स्मॉल ए और है ना कैपिटल ABCD का क्या डिफरेंस होता है। स्मॉल ABCD उसी का भाग होता है। अगर कोई अनुच्छेद है उसमें अगर स्मॉल ABCD में लिखा हुआ है, यानी कि उसके अलावा जितने भी अनुच्छेद हैं वो उस एक का ही भाग होंगे। लेकिन अगर कहीं पे आपको कैपिटल ABCD देखने को मिलेगी, यानी कि वो उस पर्टिकुलर अनुच्छेद का भाग नहीं है, वो एक सेपरेट अलग से अनुच्छेद बताया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा ही यहाँ पे है 51A। अब कैपिटल A है, यानी कि ये 51 वाला जो आपका आर्टिकल है उसका भाग नहीं है, उसका पार्ट नहीं है, ये सेपरेट एक अलग ही आपका अनुच्छेद दे रखा है, ठीक है। तो 51 तक तो हमने देखे थे DPSPs जो हमारे भाग 4 में आते हैं। हमने है ना नीति निर्देशक तत्व जो है वो हमने कंप्लीट कर लिए थे इससे पहले वाली वीडियो में, तो वो 51 तक हमने देखे थे, आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक। उसके आगे ही हम कंटिन्यूएशन में पढ़ेंगे कि आर्टिकल 51A जो है, जो हमारे भाग 4A में आता है। भाग 4 में आते हैं DPSP, एक नया भाग बनाया गया जिसका नाम रखा भाग 4A, ठीक है। उसमें एक आर्टिकल को जोड़ा गया जिसका नाम क्या रखा? 51A। तो 51A में हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो दे रखे हैं, ठीक है। ये सारा जो इंट्रोडक्शन है फंडामेंटल ड्यूटी से जुड़ा हुआ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फाइन, अब हम शुरू करते हैं, थोड़ा सा थ्योरी को पढ़ लेते हैं और फिर लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। अब इंट्रोडक्शन क्या है? इवन तो राइट एंड ड्यूटीज आर टू हेड ऑफ द सेम कॉइन, दे आर कोरिलेटेड एंड इनसेपरेबल फ्रॉम ईच अदर। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स डिड नॉट एड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन इन द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑफ द रूल ऑफ लॉ। यानी कि भले ही अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो है ना प्रमुख है, यानी कि दो पहलू होते, एक ही सिक्के के दो से है ना एक ही सेम कॉइन के दो हेड होते हैं, ठीक है। यानी कि वे एक दूसरे से सह संबंध और विभाज्य है, यानी कि हम राइट्स को और ड्यूटीज को है ना को रिलेटेड करके देख सकते हैं। हम उनको बिल्कुल इनसेपरेबल तरीके से हमको देखना पड़ता है। ऐसे नहीं देख सकते हैं कि भाई राइट्स आपके अलग है, ड्यूटीज आपके अलग अलग होंगी, किसी को राइट्स ही मिले रहेंगे, किसी को ड्यूटीज ही मिली रहेंगी, नहीं, वो इनसेपरेबल है, यानी कि अविभाज्य है। हमको दोनों को एक साथ में देखना पड़ेगा, क्योंकि जो आपके राइट्स और ड्यूटीज है वो क्या है? टू हेड होते हैं सेम कॉइन के। फाइन,
संविधान निर्माताओं ने कानून के शासन के मूल दस्तावेज में नागरिकों के कर्तव्यों को नहीं जोड़ा था। जब हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बना था कॉन्स्टिट्यूशन का, तब उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो ऐड नहीं थी, उस टाइम पे नहीं थी। हमने बाद में इनको ऐड करा है, बाद में ऐसी जरूरत महसूस हुई कि भाई लोगों को कुछ अधिकार तो मिले हुए हैं, वो तो अच्छी बात है, लेकिन लोगों के कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए देश के प्रति, तो फिर हमको बाद में उन जो भी आपके फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनको भी ऐड करना पड़ा। ठीक है, तो ये बाद में ऐड हुए हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में नहीं थे। तो अगर ऐसा घुमा फिरा के आपको कंफ्यूज करने के लिए सवाल पूछते हैं, आपको है ना कथन दे देंगे और बोलेंगे कि क्या फंडामेंटल ड्यूटीज आपका जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था तभी थे क्या उसके अंदर, तो नहीं, तब नहीं थे, ये बाद में ऐड हुए थे। बाद में कब आए थे वो भी आगे बताऊंगी क्लास में। ठीक है, फिर क्या बोला है, हावेवर दे इनकॉर्पोरेटेड ड्यूटीज ऑफ द स्टेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन द फॉर्म ऑफ डीपीएसपी। फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर इंस्पायर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर। तो जो भी चीज़ें हमने जहाँ से भी ली है उसका स्रोत क्या है, सोर्स क्या है, वो आपको लर्न करके रखना है। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए हैं, अमेरिका से। ठीक है, फंडामेंटल जो आपकी ड्यूटीज़ है वो कहाँ से ली है, यूएसएसआर से हमने ली है। और डीपीएसपी कहाँ से लिए थे, मैंने बताया था आपको, कमेंट करके मेरे को बताना है कि डीपीएसपी हमने कहाँ से लिए थे। ठीक है, तो ये एक इंट्रोडक्शन है आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऊपर। अब हम इसकी ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में समझते हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में समझते हैं कि भाई बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो आए कहाँ से हैं। तो इन 1976 कांग्रेस पार्टी सेटअप सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी टू मेक रिकमेंडेशन अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज, नीड एंड नेसेसिटी ऑफ विच फेल्ट ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ इंटरनल इमरजेंसी 1975 से 77 में जो इमरजेंसी लगाई गई थी जिसका नाम था इंटरनल इमरजेंसी। ठीक है, उस टाइम पे ये जरूरत महसूस हुई कि लोगों को कुछ ना कुछ कर्तव्य भी देने चाहिए, लोगों के कुछ ना कुछ ड्यूटीज भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ लोगों के पास में अधिकार ही है कि भाई वो इस देश के नागरिक हैं तो उनके पास में अधिकार ही रहेंगे, अधिकारों के साथ साथ कुछ कर्तव्य भी उनके होने चाहिए देश के प्रति। ठीक है, तो उस टाइम पे हमको जरूरत महसूस हुई, तो फिर कांग्रेस पार्टी ने एक कमेटी बनाई थी, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नाम आपको लर्न कर लेना है। एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी जो है वो किससे जुड़ी हुई है। फिर आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, फंडामेंटल राइट लिखा होगा, फंडामेंटल ड्यूटी लिखा होगा, आपको डीपीएसपी लिखा होगा, एक और कोई ऑप्शन होगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर देख के। अगर आपको पता है कि सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी जो है वो फंडामेंटल ड्यूटी से ही आई है तो ही फिर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो याद रखना है कि कांग्रेस पार्टी ने 1976 के अंदर एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। ये कमेटी ने फिर रिकमेंडेशन दी थी, यानी कि सुझाव दिए थे कि भाई हमारे संविधान में ऐसा कोई भाग होना चाहिए जहां पे हम लोगों को उनके कर्तव्यों के बारे में बताएं। उनको अधिकार तो दे रखे हैं, अधिकार के साथ साथ उनके कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए देश के प्रति। ठीक है, it is stressed that citizens should become conscious that in addition to the enjoyment of right they also have certain duties to perform as well. Sardar Swan Singh Committee suggests incorporation of 8 fundamental duties in the constitution, यानी कि 1976 में कांग्रेस पार्टी ने मूलभूत कर्तव्यों के बारे में सिफारिशों के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया। ठीक है, तो ये जो समिति है, ये जो कमेटी है, इसको आपको याद रखना है। किसने किया था, कांग्रेस पार्टी ने किया। कब किया, 1976 में किया, और कमेटी का नाम क्या था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, उसका गठन किया जिसकी आवश्यकता आंतरिक आपातकाल के संचालन के दौरान महसूस की गई थी। जब हमारा इमरजेंसी लगी थी ना, हमारी इंटरनल इमरजेंसी लगी थी 1975 से 77 तक, तब हमको ये ज़रूरत महसूस हुई कि भाई लोगों के कुछ ना कुछ अधिकार जो है वो भी हो, कुछ ना कुछ अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी उनके पास में होने चाहिए। तब ये कमेटी बनाई गई और इसने फिर अपने रिकमेंडेशन दी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए। ठीक है, इसने जोर दिया कि नागरिकों को सचेत हो जाना चाहिए कि अधिकारों के आनंद के अलावा उनके पास कुछ कर्तव्य भी हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मजे मजे में सिर्फ अपने अधिकारों का ही एंजॉयमेंट करो, अपने अधिकारों का ही मजे उठाओ, लेकिन अधिकार के साथ साथ आपको कुछ ना कुछ कर्तव्यों का भी पालन करना पड़ेगा। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया। तो सबसे पहले जब आपके 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनी थी, उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि भाई हमारे जो संविधान है उसके अंदर एक ऐसा भाग बनाओ जहाँ पे 8 हमारी मौलिक कर्तव्य जो है वो होने चाहिए। ठीक है, फिर आता है आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। ये आपका जो एक्ट है, इसमें जो आपका अमेंडमेंट है, जो आपका संशोधन अधिनियम जो है, इसमें काफ़ी सारे बदलाव जो है वो हुए थे, इसलिए हम इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हम कौन से संवैधानिक संशोधन अधिनियम को कहते हैं। 42, 44, 48 ऐसे अलग अलग करके पूछ लेंगे। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया था आपका, कब आया था, 1976 में, उसको हम बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है,
अब इसमें क्या हुआ था, दस आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो ऐड करी गई थी। फंडामेंटल ड्यूटीज आर एनरिच्ड इन पार्ट 4th A अंडर आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि हिंदी में क्या बोला है, इस प्रकार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के बाद 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। कुल 10 मौलिक कर्तव्य जो है वो जोड़े गए थे और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51A के तहत भाग 4, फोर्थ नहीं है, 4th A है, ठीक है, भाग 4 में तो DPSP आते हैं, भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों का है ना निर्दिष्ट किया गया, मौलिक कर्तव्यों को निर्दिष्ट किया गया, यानी कि उनको रखा गया। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था तब हमारे पास में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी। फिर कब आई, 1976 में कांग्रेस ने एक समिति बनाई, नाम क्या था उसका, नाम था मैडम सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी थी। इस कमेटी ने सुझाव दिया था कि हमारे पास में, लोगों के पास में है ना अधिकार के साथ साथ कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए, तो इनको 8 है ना इनके जो कर्तव्य हैं उनके बारे में बता दो। तो 8 कर्तव्य का सुझाव दिया था कमेटी ने, लेकिन फिर 42nd अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए थे हम 1976 में ही। उसके तहत फिर हमने हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को ऐड करा था। कब, और उसके लिए हमने एक नया भाग बनाया जिसका नाम था भाग 4th A, और उसमें एक नया आर्टिकल को ऐड करा जिसका नाम था अनुच्छेद 51A। ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब आपके पास में जितने भी मौलिक कर्तव्य हैं वो क्यों है ना, कौन कौन से हैं, जितनी भी फंडामेंटल ड्यूटीज है वो कौन कौन सी है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखी हुई है सारी ड्यूटीज और यहाँ पे हिंदी में भी लिखी हुई है। ठीक है, एक एक करके सबको समझते हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ ताकि आपको प्रॉपरली दिखाई दे। सबसे पहली जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है वो क्या बोल रही है, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। यानी कि संविधान का पालन करना, उसके आदर्श और है ना संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। यानी कि ये हर एक इंसान की ड्यूटी बनती है, हर एक इंसान का ये मौलिक कर्तव्य है कि वो क्या करे, नेशनल फ्लैग को, नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करे। ठीक है, उसका सम्मान करे। तो पहली ड्यूटी ये हो गई। दूसरी ड्यूटी क्या बोली, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर्ड आर नेशनल स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम। यानी कि उन महान आदर्शों को है ना संजोना और उनका पालन करना जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित किया है। यानी कि जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जो भी हमारे नेशनल स्ट्रगल के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी है, जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी है, स्ट्रगल करा है, उन सबको हमको क्या करना है, उनके इंस्पिरेशन को हमको है ना, उनके स्ट्रगल को हमको याद रखना है और उनको हमको क्या करना है, रिस्पेक्ट देनी है। ठीक है, उनसे हमको इंस्पायर्ड भी होना है। फाइन, ये बताया हुआ है दूसरी फंडामेंटल ड्यूटीज में। आपको सारी याद करनी है, वो भी सीक्वेंस वाइज। ठीक है, तीसरा क्या बोलता है, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया। यानी कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना है। ये हर एक ड्यूटी का, यानी कि हर एक नागरिक की ये ड्यूटी बनती है कि वो अपने देश में इंटीग्रिटी, यूनिटी जो है उसको बनाए रखे, सॉवरेनिटी जो है उसको बनाए रखे। यानी कि संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखने की ड्यूटी किसकी है, सिटीजन्स की है। ठीक है, फोर्थ ड्यूटी क्या बात करती है, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। यानी कि देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना। जब भी हमारे देश को हमारी ज़रूरत पड़ती है, जब भी कोई वॉर होता है या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे हमारे देश को हम सभी सिटीजन्स की ज़रूरत पड़ती है, तो हमको उस मौके का है ना, उस मौके के टाइम पे हमको क्या करना है, देश को सर्व करना है। ठीक है, तो ये भी किसकी ड्यूटी बनती है, ये हर एक है ना जो सिटीजन है उसकी ड्यूटी बनती है कि वो जब ज़रूरत हो हमारे देश को तब हम हमारे देश को क्या करें, सर्व करें। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल गई, अभी मैं बता देती हूँ, उसको नोट डाउन कर लेना। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को ही दे रखी है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स तो सिटीजन, नॉन सिटीजन दोनों को ही दे रखे थे, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को ही दे रखी है, नॉन सिटीजन्स को नहीं दे रखी है। वैसे ये बात मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे नहीं बताया था, थोड़ा भूल गई, अभी याद आ गया तो बता दी मैंने। ठीक है, तो याद रखना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज सिर्फ और सिर्फ जो हमारे सिटीजन है, जो इंडिया के नागरिक हैं, उनको ही दे रखी है। अब इसका कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था आपको, भाई बाहर से कोई मेहमान आएगा तो वो उसका थोड़ा ना कर्तव्य बनता है घर में साफ सफाई रखना, घर के लोगों को रिस्पेक्ट करना, ये सब कुछ जो उस घर के नागरिक है वास्तव में उनका ही तो कर्तव्य बनेगा। बाहर के लोग आएंगे उनका तो उल्टा उनको हमको कुछ ना कुछ अधिकार देने पड़ेंगे। ठीक है, तो वैसे ही बाहर से कोई भी आ रहा है इंडिया के अंदर,
तो उसका कर्तव्य नहीं बनेगा कि वो हमारे नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करे, हमारे नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करे, जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको रिस्पेक्ट करे, हमारे कंट्री की है ना सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी को बनाए रखे ना। उसको तो हमको उल्टा कुछ अधिकार देने पड़ेंगे। ड्यूटी किसकी बनेगी? ये इंडिया के सिटीजन्स की, जो यहाँ पे इस घर में रहने वाले जो लोग हैं उनकी, ठीक है। तो इसलिए जो ड्यूटीज है वो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को ही दे रखी है। फाइन, 4 हो गए। अब 5वीं ड्यूटी क्या बात करती है? टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि सभी लोगों में हमको भाईचारे की भावना को जगाए रखना है। धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय या अनुभागीय विविधताओं से परे भारत के सभी लोगों में है ना क्या होनी चाहिए? भाईचारे की भावना होनी चाहिए। भाई लैंग्वेज से परे, भाषा से परे, धर्म से परे, है ना, क्षेत्रीय या फिर अनुभागीय विविधताओं से परे हमको क्या करके रखना है? अपने सभी के मन में एक ब्रदरहुड की फीलिंग को जगा के रखना है। भाईचारे की भावना जो है वो हम सबके मन में होनी चाहिए। ये ड्यूटी किसकी है? सिटीजन्स की है, ठीक है। 6 क्या बात करता है? टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आर कॉम्पोजिट कल्चर, यानी कि जो भी हमारे समग्र संस्कृति की समृद्धि विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना। जो भी हमारे समृद्ध संस्कृति जो हमारी रही है, जो हमारा कल्चर रहा है, जो हमारे हेरिटेजेस रहे हैं, उनको हमको क्या करना है? हमको प्रोटेक्ट करके रखना है और उनका भी हमको सम्मान करना है, रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। फिर 7th क्या बात करता है? टू प्रमोट एंड इम्प्रूव नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, यानी कि वनों, झीलों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना, नदियों और वन्य जीवन और जीवित प्राणियों के प्रति दया रखना है, ठीक है। सिंपल सी बात है कि भाई हम सभी की ये ड्यूटी बनती है कि जो भी आपके आसपास में रहने वाले, जो भी आपके जीव जंतु है, जो भी आपकी नेचुरल एनवायरनमेंट है, जैसे कि आपका फॉरेस्ट हो गया, आपके पेड़ पौधे हो गए, आपकी नदी किनारे हो गए, ठीक है, जो भी आपके जानवर हैं, हम सबकी ये ड्यूटी बनती है। हम भारत में रहने वाले नागरिकों की ये ड्यूटी बनती है, हम सबको क्या करें? रिस्पेक्ट करें और इनकी लाइफ को प्रोटेक्ट करके रखें, ठीक है। 8th वाली ड्यूटी क्या बात करती है? टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद तथा जिज्ञासा एवं सुधार की भावना जो है वो हमारे अंदर होनी चाहिए ताकि हमारे देश का डेवलपमेंट हो सके। तो सभी के मन में जो है वो साइंटिफिक टेम्पर की जो है ना फीलिंग जो है वो होनी चाहिए। हमारे अंदर नई नई चीज़ों को सीखने की जिज्ञासा जो है वो होनी चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है वो हम सभी नागरिकों का होना चाहिए। उससे क्या होगा भाई? उससे ये होगा कि हमारे देश का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। फिर अगली ड्यूटी क्या बात करती है? 9th ड्यूटी बात करती है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस, यानी कि हमको क्या करना है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी है, हिंसा को त्यागना है, ठीक है। हमको ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है जिससे हमारे देश के अंदर हिंसा जो है वो प्रमोट हो, हिंसा का हिंसा को बढ़ावा जो है, ऐसी हिंसा को बढ़ावा देने वाली चीज़ों को हमको क्या करना है? अबॉलिश करना है, ठीक है। हमको वायलेंस वगैरह को अवॉइड करना है, साथ ही साथ सार्वजनिक जो संपत्ति है उसको हमको रक्षा करनी है, ठीक है। यानी कि जो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको आपको सेफ गार्ड करके रखना है और वायलेंस को एब्जॉर्ब करना है, ठीक है। वायलेंस को हमको सपोर्ट नहीं करना है, ठीक है। ये भी ड्यूटी किसकी है? जो सिटीजन है इंडिया में रहने वाले उनकी। 10th क्या बात करता है? टू स्ट्राइव टुवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल द स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज सो दैट नेशन कॉन्स्टेंटली राइज टू हायर लेवल एंड एंडीवियर्स एंड अचीवमेंट, यानी कि आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना ताकि राष्ट्र लगातार प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक बढ़ सके। यानी कि हमको क्या करना है? हमको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करती रहनी है या फिर हमको देश की ग्रोथ के लिए क्या करना है? एक्सीलेंस के पाथ पे चलना है ताकि हमारा जो देश है वो हायर लेवल तक पहुंच सके, हायर अचीवमेंट्स को प्राप्त कर सके। यानी कि सिंपली हमको ऐसी चीज़ें करनी है, हमको ऐसी अपने अंदर एक्सीलेंस की भावना रखनी है ताकि हमारे देश का जो है वो डेवलपमेंट हो सके, हमारे देश की ग्रोथ हो सके, ठीक है। फिर ये तो आपकी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई, जो कि सरदार शरण सिंह कमेटी ने तो 8 ही बताई थी, लेकिन ये 10 जो है वो ऐड करी गई थी। अब आपकी 11वीं ड्यूटी जो है इससे जुड़ी हुई भी कोई बात आती है। क्या बात है? आपका 2002 में, ठीक है, 2002 में आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था। कौन सा आया था वो आपको मेरे को कमेंट करके बताना है, क्योंकि इसके बारे में मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ, ठीक है। अब ये जो आपका 2002 में जो एक्ट आया था आपका, उसने एक नई फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड करा था, जो कि थी आपकी 11th फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। और इसके तहत आपके कुछ बदलाव भी हुए थे संविधान में, जैसे कि एक आपका नया आर्टिकल लागू किया था फंडामेंटल राइट्स के अंदर, मौलिक अधिकार में। एक कुछ बदलाव किया था आपकी DPSPs के अंदर, मैंने आपको बता दिया था उस वीडियो के अंदर ही। और एक बदलाव हुआ था आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ में कि एक नई 11वीं ड्यूटी जो है, 11वां कर्तव्य जो है इंसान बोल रही हूँ, हमारे जो सिटीजन है उनका जो 11वां कर्तव्य जो है उसको बताया गया था, ठीक है। अब 11th ड्यूटी क्या बात करती है? टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स, यानी कि
क्या बात करती है 11th ड्यूटी, 6 से 14 साल की आयु के अपने जो भी बच्चे हैं उनको शिक्षा के अवसर प्रदान करने हैं। ये ड्यूटी किसकी बनती है, पेरेंट्स की बनती है। यानी कि जो भी आपके है ना वार्ड्स हैं या फिर जो भी आपके गार्जियंस हैं, जो भी आपके पेरेंट्स हैं, उनकी ये ड्यूटी बनती है कि 6 से लेकर 14 साल तक के उनके जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको क्या करना है, एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। ये ड्यूटी किसकी है, ये पेरेंट्स की ड्यूटी है। बच्चों को एजुकेशन मिलना है, वो ड्यूटी किसकी है, वो पेरेंट्स की ड्यूटी है कि वो 6 से 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो ये है आपकी टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। आई होप आपको एक एक करके सारी समझ में आ गई होगी। सारी मैंने बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको समझा दी है। ठीक है, तो ये हमारी जो भी आज का जो भी थ्योरी पार्ट था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जो सारी आपको बतानी चाहिए थी, वो मैंने सारी कवर कर ली है इस वीडियो में। कुछ भी आपके अमेंडमेंट एक्ट वगैरह आते हैं, कोई भी नया साल है, जो भी चीज़ें जो है वो जुड़ी हुई थी फंडामेंटल ड्यूटी से, मौलिक कर्तव्य से, वो मैंने आपको सारी बता दी है। ठीक है, तो ये आपकी थ्योरी पार्ट फिनिश हो चुका है। एक और टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे इसके प्रैक्टिस के क्वेश्चंस। ठीक है, तो IAS प्री 2015 में एक सवाल आया था, प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड कीप इट इंटैक्ट, दिस इज प्रोवाइडेड इन, यानी कि भारत की है ना प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे है ना अक्षुण्ण रखें। ये जो है ना उपबंध है ये किस में बताया हुआ है, प्रीएम्बल में बताया हुआ है, नीति निर्देशक तत्वों में बताया हुआ है, मूल अधिकार में या फिर मूल कर्तव्य में बताया हुआ है। अभी हमने पढ़े हैं टोटल 11 कर्तव्य। उन 11 कर्तव्यों में ही हमने देखा था, अभी ऐसा कुछ लिखा हुआ तो था कि हमको यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी को बनाए रखना है, ना एकता, अखंडता, प्रभुता को बनाए रखना है। तो ये क्या है इसका आंसर, कि हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, हमारे जो मूल कर्तव्य जो है उसमें ये बात बताई हुई है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल क्या बोला है, फंडामेंटल ड्यूटी टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया हैज बीन प्लेस्ड एट विच प्लेस। अब देखो IAS प्री 2015 का ही ये सवाल है कि है ना आपकी है ना एकता, अखंडता, संप्रभुता जो है वो किस में बताई हुई है, कौन सी चीज में बताई हुई है, प्रीएम्बल में है, नीति निर्देशक तत्व में है, मूल अधिकार में है या फिर मूल कर्तव्य में है। तो हमने पढ़ लिया भाई मूल कर्तव्य में है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया 2015 में ही आया है IAS प्री के एग्जाम में। अब RS प्री एग्जाम में 2015 में सेम क्वेश्चन को नए तरीके से फॉर्म कर दिया। क्वेश्चन सेम है, सेम टॉपिक का है, सेम चीज का है। क्या है, सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी जो है, संप्रभुता, एकता, अखंडता, जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है वो कौन से नंबर की फंडामेंटल ड्यूटी है। सेम फंडामेंटल ड्यूटी से आपके सेम साल में, बस एग्जाम अलग अलग कर दिए, एक आपका IAS का था, एक आपका RS का था। ठीक है, तो अब आपको इसलिए मैंने बोला था कि सीक्वेंस में लर्न करना है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो आपकी 11 हैं वो पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है, आपको ये पूरा एक एक सीक्वेंस में लर्न होना चाहिए। ठीक है, तो जो हमने पढ़ा था कि भाई इंटीग्रिटी, यूनिटी, जो सॉवरेनिटी जो है वो आपके दिया हुआ है थर्ड यानी कि तीसरी फंडामेंटल ड्यूटी में, ये हमारा तीसरा मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, अब आपका 2019 में जो एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन क्या पूछा है, टू चेरिश द फॉलो नोबल आइडियाज विच इंस्पायर्ड आर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, इट इज अ प्रोविजन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऐसे उदात्त विचारों की कदर करना और अनुसरण करना जिनसे स्वतंत्रता का हमारा राष्ट्रीय संघर्ष प्रेरित हुआ है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अंश का है ना उपबंधन है। यानी कि ये बात जो है कि हमको क्या करना है, हमारे फ्रीडम फाइटर्स का, हमारे नेशनल स्ट्रगल का है ना, जो हमारे लोग हैं, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनको हमको क्या करना है, रिस्पेक्ट करनी है, उनकी जो स्ट्रगल है उसको हमको रिस्पेक्ट करनी है और उससे इंस्पिरेशन लेनी है। ये किस में बताया हुआ है, DPSP में, फंडामेंटल ड्यूटी में, फंडामेंटल राइट में या फिर प्रीएम्बल यानी कि उद्देशिका में। तो ये अभी हमने पढ़ा है। अभी हमने क्या पढ़ा, मौलिक कर्तव्य। तो ये मौलिक कर्तव्य में बताया हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, फिर अगला सवाल क्या बोला है, अगला सवाल आपका 2012 में जो IAS का एग्जाम हुआ था उसका सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अमंग द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन लेड डाउन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या आता है। टू प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ आर कॉम्पोजिट कल्चर, मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा करना है। प्रोटेक्ट वीकर सेक्शन फ्रॉम सोशल इनजस्टिस, सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा करनी है। डेवलप साइंटिफिक टेम्पर यानी कि वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास करना है। स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस यानी कि व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करना है। तो इनमें से कौन सी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है वो आपको बताना है। ठीक है,
हमने रिच हेरिटेजेस के बारे में पढ़ा है कि भाई जो भी हमारे कल्चर वगैरह है हमको उनको प्रिजर्व करके रखना है, ठीक है, उनकी हमको क्या करना है, जो भी हमारी समृद्ध विरासतें हैं उनकी रक्षा करनी है। सोशल इनजस्टिस से बचाना है कमजोर वर्ग को, ऐसी बात कहीं पे भी ये हमारा कर्तव्य नहीं बनता है, ये जो नागरिक है उनका कर्तव्य नहीं है कि भाई इनजस्टिस से बचाएं लोगों को, ठीक है, तो ये नहीं होगा। सेकंड वाला साइंटिफिक टेम्पर करना है, मनोवैज्ञानिक है ना, वैज्ञानिक मनोदशा को हमको बढ़ावा देना है, बिल्कुल सही बात है, ये भी है हमारी ड्यूटी। और फोर्थ क्या बात करा है, स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस, यानी कि सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रत्ययन हमको करना है, ये भी हमारा कर्तव्य बनता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हटा दो, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल क्या बोला है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द सिटीजन, इन चारों में से कौन सी सिटीजन की फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ठीक है। डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, यानी कि हमको क्या करना है, वैज्ञानिक मनोदशा को विकास करना है। सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, जन संपत्ति की हमको रक्षा करनी है और हमको हिंसा का त्याग करना है, ठीक है। अपहोल्ड प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की संप्रभुता एकता अखंडता को बनाए रखना है। और प्रैक्टिस फैमिली प्लानिंग टू कंट्रोल पॉपुलेशन, परिवार नियोजन अपनाना एवं जनसंख्या नियंत्रण करना, ठीक है। इन चारों में से कौन सी हमारी मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो हमने फर्स्ट वाला पढ़ा है कि भाई साइंटिफिक टेम्पर को हमको डेवलप करना है, विकास करना है उसका। दूसरा भी पढ़ा है कि जो भी हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो भी हमारी जन संपत्ति है, उसको क्या करना है, सेफगार्ड करना है, वायलेंस को हमको क्या करना है, उसको त्यागना है, ठीक है, ये भी है। थर्ड वाला क्या बोला है, संप्रभुता एकता अखंडता को बनाए रखना है, लेकिन पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए फैमिली प्लानिंग वगैरह करना, ये हमारा कर्तव्य जो है वो बताया हुआ नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। CDS 2012 का आपका एग्जाम में सवाल आया था, ठीक है। अगला सवाल जो है वो भी आपका CDS 2013 में आया था। अब अगला सवाल क्या बोल रहा है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द सिटीजन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सेम क्वेश्चन CDS के एग्जाम में ही आया था 2012 में कि इन चारों में से कौन सा कथन जो है वो आपके फंडामेंटल ड्यूटी में बताया हुआ है सिटीजन्स की, ठीक है। सेम क्वेश्चन कि भाई कौन से 4 कथन में से फंडामेंटल ड्यूटी आती है आपके सिटीजन्स की, लेकिन CDS के ही एग्जाम में आया है 2013 में, बस ऑप्शंस जो है वो थोड़े से अलग कर दिए हैं, ठीक है। तो यानी कि बस आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, कॉन्सेप्ट पक्के हैं आपके, क्लियर हैं, फिर घुमा फिरा के आगे पीछे से किधर से कोई भी सवाल आ जाए आप उसको चुटकियों में सॉल्व कर जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या बोला है, प्रोवाइड फ्रेंडली कोऑपरेशन टू द पीपल नेबरिंग कंट्री, यानी कि पड़ोसी देशों के लोगों को मित्रवत सहयोग प्रदान करना है। ऐसा कुछ पढ़ा है क्या हमने अभी, देखते हैं अभी आगे क्या बोलता है। टू विजिट मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को हमको क्या करना है, देखने जाना है। या फिर टू डिफेंड कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, और टू नो मोर एंड मोर अबाउट द रिलीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के धर्मों के बारे में हमको अधिकाधिक उनको मानना है और उसके बारे में हमको जानना है। तो सवाल क्या पूछा है, भारत के संविधान के अधीन नागरिकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य है, इन चारों में से कौन सा हमारा मूल कर्तव्य है, ठीक है। और यहाँ पे पूछा था कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, बस इतना सा डिफरेंस है इन दोनों सवालों में, ठीक है। तो हमारा कौन सा मूल कर्तव्य है, तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन जो है वो मूल कर्तव्य है कि हमको क्या करना है, जरूरत पड़ने पर नेशन को सर्व करना है। बाकी पहला भी ऐसा कहीं नहीं पढ़ा है, नेशनल मॉन्यूमेंट्स को देखने जाना है, ऐसी भी कोई हमारा कर्तव्य नहीं है भाई, ठीक है। और रिलीजन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना है, उसको मानना है, ऐसा भी हमारा कोई कर्तव्य नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है कि हमको जब भी नेशन को ज़रूरत पड़ती है हमको नेशन को सर्व करना है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है कि ये हमारा मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। अगला सवाल NDA 2015 का सवाल है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। देख लो वो 2015 में भी यही 2012 में पूछा था CDS में, 2015 में फिर से सेम पूछा है कि भाई कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ठीक है। बस ऑप्शन अलग अलग कर दिए। अगर 11 ड्यूटीज पता है तो फिर कोई भी ऑप्शन आ जाओ हमको तो सारे सॉल्व हो ही जाएंगे हमसे तो क्वेश्चंस, ठीक है। अब सवाल क्या बोलता है, ऑप्शन क्या बोलता है, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, रेस्पेक्ट नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम, कौन सी ड्यूटी नहीं है। अब ये नॉट को ध्यान से देख लेना, इसमें गलती मत कर देना, ठीक है। यानी कि भारत के संविधान का पालन करना, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना है। फिर बोला है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षा, उसकी है ना संपत्ति की सुरक्षा करना है, सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, भारत की एकता अखंडता संप्रभुता की रक्षा करनी है, और रेंडर कंपलसरी मिलिट्री सर्विस, अनिवार्य सैन्य सेवा प्रदान करनी है। कौन सा आपका फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, तो हमने ये पढ़ा है कि भाई राष्ट्रगान को हमको है ना, राष्ट्रगान राष्ट्रध्वज उसको हमको रिस्पेक्ट करना है, ठीक है, उसका आदर करना है, बिल्कुल सही बात है।
हमको सार्वजनिक संपत्ति की भी सुरक्षा करनी है, बिल्कुल सही बात है, और एकता अखंडता को भी बनाए रखना है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अनिवार्य सैन्य सेवा प्रदान करनी है, ये कोई हमारी ड्यूटी नहीं बनती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। यही पूछा था कि कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है कि अनिवार्य सैन्य सेवा प्रदान करना ये सिटीजन्स का मौलिक कर्तव्य नहीं आता है। ठीक है, अगला सवाल CDS 2022 का सवाल है, क्या पूछा है, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड एज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के भाग 4A में निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य के रूप में वर्णित नहीं है। इन चारों में से कौन सा हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं बताया हुआ है भाग 4A में, वो आपको बताना है। ठीक है, रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, यानी कि जब भी राष्ट्र सेवा है ना हमको देने की जरूरत पड़े तो हमको राष्ट्र को सर्व करना है। ठीक है, रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वीमेन, स्त्री की मर्यादा के लिए अपमानजनक व्यवहार का परित्याग करना है। वैल्यू एंड प्रिजर्व अ यूनिटी नेशनल कल्चर, एक है ना एकात्मक राष्ट्रीय संस्कृति को मान देना और उसका परीक्षण करना है। और टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड इंक्वायर एंड रिफॉर्म, यानी कि अन्वेषण और सुधार की भावना को विकास करना है। तो इनमें से कौन सा हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। टू वैल्यू प्रिजर्व अ यूनिटी नेशनल कल्चर, ठीक है, यानी कि एकात्मक राष्ट्रीय संस्कृति को मान देना और उसका परीक्षण करना, ये भाग 4A में नहीं बताया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। 2022 का ये आपका एग्जाम का सवाल है। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछा है, फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन डू नॉट इंक्लूड, इनमें से कौन सी ड्यूटी फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर नहीं आती है। जो आपका 2008 में जो आपका एग्जाम हुआ था उसका ये सवाल है। ठीक है, तो क्या बोला है, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेशनल एनवायरनमेंट, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करनी है। चेरिश एंड फॉलो नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल, यानी कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को है ना संजोए रखें और उनका पालन करें। स्ट्राइव टुवर्ड्स अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता मिटाने की और हमको क्या करना है, प्रयास करना है। तो अगर आप देखोगे तो समझ में आ गया कि भाई अनटचेबिलिटी की बात हमारे फंडामेंटल ड्यूटी में मौलिक कर्तव्य में नहीं बोली है। ये हमारे मौलिक अधिकार है कि भाई हमको क्या करना है, अस्पृश्यता को मिटाना है, उसके प्रति हमको कोई भी है ना हमको ये प्रोविजन बताया हुआ है, हमारा ये अधिकार है कि हमारे साथ में छुआछूत का भेदभाव जो है वो नहीं हो सकता है, ये हमारा अधिकार है। पर हमारी ये कर्तव्य जो है वो नहीं बताया हुआ है हमारे भाग 4A के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल क्या बोला है, UPPCS 2014 में जो आपका एग्जाम हुआ था उसका ये सवाल है। ठीक है, क्या बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड इन पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A जो आपके मूल कर्तव्य हैं उनमें वर्णित नहीं है। तो ये जो नहीं जो वर्ड लिखा हुआ आता है ना, बच्चे इसको नहीं देखते हैं और फिर क्वेश्चन आता हुआ गलत करके आते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स एटलीस्ट आप लोगों से मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप ना करो। क्योंकि आप क्यों ना करो, क्योंकि मैंने बार बार क्वेश्चन को पढ़ाते टाइम पे, सॉल्व करवाते टाइम पे ऐसी सिली मिस्टेक्स आपसे ना हो, इसलिए बार बार उन्हीं शब्दों पर ज़्यादा जोर दिया है, ज़्यादा स्ट्रेस दिया है। ठीक है, अब वो क्या बोला है कि भाई इन चारों में से कौन सी आपकी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं बताई हुई है भाग 4A में। ठीक है, टू रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग, यानी कि राष्ट्र ध्वज का हमको आदर करना है, बताई हुई है भाई, हमने पढ़ रखा है। प्रमोट स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, यानी कि भाईचारे की भावना को विकास करना है, बिल्कुल पढ़ा हुआ है हमने। रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स और टीचर्स, हमको हमारे पेरेंट्स और टीचर्स को रेस्पेक्ट करनी है। ये क्या हमारे भाग 4A में बताया हुआ है ऐसी कोई भी बात? ऐसी कोई बात हमने नहीं पढ़ी है कि भाई हमको हमारे टीचर्स को, हमको हमारे पेरेंट्स को रेस्पेक्ट करनी है। ठीक है, अब आप ये सोचोगे कि मैम ये तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हमको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, ड्यूटी तो हमारी ऐसे बहुत सारी है, लेकिन सवाल क्या पूछा है, भाग 4A में कौन सी बताई हुई है वो आपको बताना है। तो उससे जुड़ा हुआ आपको बताना है, ये मत सोचना कि भाई ये तो हमारी ड्यूटी बनती है कि भाई हमको पेरेंट्स को, टीचर को रिस्पेक्ट करना चाहिए। ड्यूटी तो ऐसे पता नहीं कितनी सारी हमारी बनती है, लेकिन भाग 4A में राष्ट्र के प्रति हमारी क्या ड्यूटीज है सिर्फ वही बताई हुई है। ठीक है, तो राष्ट्र के प्रति हमारी क्या ड्यूटी नहीं बनती है जो कि भाग 4A में नहीं बताई हुई है, वो आपको यहाँ पे बताना था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल क्या बोला है, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटीज इंडक्टेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि इन चारों में से बलवंत राय मेहता कमेटी है ना, अजय नगर कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी और ठाकर कमेटी, इन चारों का समिति के अकॉर्डिंग कौन सी समिति जो है वो हमारे संविधान में एक नया भाग उसने ऐड करा जिससे फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य जो है वो हमको दिए गए। तो कौन सी कमेटी आई थी आपके, बलवंत राय मेहता कमेटी, सॉरी है ना, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2017 में, 2012 में, 2008 में, 2002 में, 2000 में और 2021 में, इतने सारे एग्जाम्स में, इतने सारे सालों में ये सवाल सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसलिए मैंने कहा था कि ये समिति का नाम पता होना चाहिए। कब आई थी? 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल
अमेंडमेंट एक्ट भी करा था। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी जो है उसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछा है, इन रिलेशन टू फंडामेंटल ड्यूटी एनरिच्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित मूल कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, जो आपका 2020 का एग्जाम है उसका सवाल है। क्या बोला है, पहला, फंडामेंटल ड्यूटीज वर नॉट ओरिजिनली अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मूल कर्तव्य मूलतः संविधान का एक अंश नहीं था। सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, एब्जॉर्ब वायलेंस आर फंडामेंटल ड्यूटीज। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना है और क्या करना है, वायलेंस को त्यागना है, ये हमारा मूल कर्तव्य बनता है। दे आर नॉट एनफोर्सेबल थ्रू रिट्स। ये रिट के माध्यम से एनफोर्सेबल यानी कि है ना प्रवर्तनीय, लागू करने योग्य नहीं है। दे मे नॉट बी यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉ। इन्हें विधि की वैधानिकता निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। आपसे सवाल में क्या पूछा है कि इन चारों में से आपको बताना है फंडामेंटल ड्यूटी को लेकर कौन सा करेक्ट नहीं है। पहला क्या बोला है, फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। बिल्कुल सही बात है भाई, हमने बाद में इसको ऐड करा था, तो पहली कथन तो सही है। कौन सा सही नहीं है वो आपसे पूछा है। ठीक है, दूसरा बोलता है भाई हमको वायलेंस को त्यागना है, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेव करना है। बिल्कुल सही बात है, ये हमारा मूल कर्तव्य बनता है। तीसरा बोला है ये नॉन एनफोर्सिएबल है, ये भी बिल्कुल सही बात है। अब ये वर्ड का मतलब मैंने आपको पहले के क्लासेस में समझाया है। फंडामेंटल जो हमारे राइट्स है, मौलिक अधिकार जो थे वो आपके एनफोर्सिएबल थे। ठीक है, जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो एनफोर्सिबल नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो बचता है एक ही ऑप्शन, फोर्थ वाला, कि भाई इन विधि के वैधानिकता निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है आपके मौलिक कर्तव्यों को। तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपके क्या बोला है, दे मे नॉट बी यूज टू डिटरमाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉ, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉ को डिटरमाइन इससे नहीं किया जा सकता है। तो ये सही बात है, तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल क्या बोला है, व्हेन फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंक्लूडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन। आपका आरएस 2016 का सवाल है कि फंडामेंटल ड्यूटी मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए थे संविधान में, 1975 में, 76 में, 78 में या 79 में। तो कब किए गए थे, 1976 के अंदर। ठीक है, कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत करे थे वो आप मेरे को कॉमेंट करके बताओगे। ठीक है, अगला सवाल बोला है उत्तराखंड पीसीए 2006 में आया था, ड्यूरिंग विच ईयर फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंडक्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट। सेम क्वेश्चन है, बस उसको पूछने का तरीका घुमा दिया है कि भाई 42nd अमेंडमेंट के तहत कौन से साल में फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। तो सबको पता है 42nd अमेंडमेंट कब आया था, 1976 के अंदर आया था। ठीक है, अब अगला सवाल क्या पूछता है, फंडामेंटल ड्यूटीज प्रोवाइडेड अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डोंट हैव। भारतीय संविधान में उपबंधित मूल कर्तव्यों को क्या प्राप्त नहीं है, लीगल पावर, पॉलिटिकल पावर, सोशल पावर या फिर मॉरल पावर। यूपी पीसीएस 2009 का सवाल है। तो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज को क्या चीज़ नहीं दे रखी है, लीगल पावर नहीं दे रखी है। ठीक है, कि भाई आपको इसको एनफोर्स करना ही करना है। ठीक है, तो लीगल पावर उनको नहीं दे रखी है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ट्रू स्टेटमेंट बताना है फंडामेंटल ड्यूटी से जुड़ा हुआ। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों के विषय में कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है चारों में से। पहला क्या बोलता है, प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट ऑन वायलेशन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, उल्लंघन पर संविधान द्वारा दंड की व्यवस्था। ठीक है, दूसरा बोला है पॉसिबिलिटी ऑफ पनिशमेंट बाय पार्लियामेंट ऑन वायलेशन, उल्लंघन पर संविधान द्वारा दंड की व्यवस्था है ना संभव है। तीसरा बोला है एज बेसिक एज फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों के समान है ना एकदम बेसिक है, मौलिक है। कौन, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, फिर बोला है प्रोविजन फॉर एग्जीक्यूशन बाय कॉन्स्टिट्यूशन, क्रियान्वित करने की व्यवस्था संविधान के लेख द्वारा की जाती है। तो आपको बताना है कि कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी से जुड़ी हुई सही बात है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ पनिशमेंट बाय पार्लियामेंट ऑन वायलेशन, उल्लंघन पर संसद द्वारा दंड की व्यवस्था संभव है। अब ये बी ऑप्शन जो है उसका करेक्ट आंसर है। सवाल क्या पूछ रहा है पहले समझते हैं। सवाल बोल रहा है कि इन चारों में से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज को लेकर सही बात है। तो करेक्ट आंसर है कि भाई उल्लंघन करने पर संसद जो है वो क्या कर सकती है, दंड दे सकती है। ठीक है, अगर आपको बोला गया है कि फंडामेंटल आपके ड्यूटी जो है, मौलिक कर्तव्य क्या है, आपको आपके नेशनल फ्लैग को, नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना है। अब ये एनफोर्सेबल नहीं है, लेकिन अगर कुछ भी ऐसा नया कानून बना दिया जाता है, कोई भी पार्लियामेंट अगर कुछ भी ऐसा करती है, अगर आप अपने मौलिक कर्तव्यों के अगेंस्ट में जाकर कुछ भी काम करते हो तो फिर आपको उसके लिए दंड भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 1997 1998 आरएस का जो एग्जाम हुआ था उसका ये सवाल है। ठीक है, अगला क्या पूछा है सवाल, आप 2004 में और 2000 में यूपी पीसीएस का ही सेम एग्जाम आपसे है ना, सेम एग्जाम दो अलग अलग साल में जब हुआ था, सेम क्वेश्चन पूछा गया था। फंडामेंटल ड्यूटी मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर डिराइव्ड फ्रॉम। फंडामेंटल ड्यूटी जो कि हमारे संविधान में बताई हुई है वो हमने कहाँ से ले रखी है। ठीक है, यूएसए से ली है,
जो आपके डिसॉल्व्ड सोवियत यूनियन है वहाँ से ली है, कनाडा से ली है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्विट्जरलैंड से ली है। तो ये हमने कहाँ से ली है, यूएसएसआर से ली थी, मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। तो ये हमारी आज की क्लास थी। आई होप आपको क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी। जितनी भी थ्योरी पार्ट था, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी से जुड़ा हुआ जो भी थ्योरी पार्ट था, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, आपने क्वेश्चन में भी देख लिया होगा, वही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, जो भी मैंने आपको सारी चीज़ें पढ़ा दी है उससे जुड़ी हुई। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी में यहाँ से बाहर और कुछ भी नहीं आ सकता है, क्योंकि इसके बाहर कुछ बचा ही नहीं है, मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं है, सारा कुछ बता दिया आपको। ठीक है, तो ये आपका जितना भी थ्योरी पार्ट था फंडामेंटल ड्यूटी मौलिक कर्तव्य से जुड़ा हुआ, वो सारा फिनिश हो चुका है। उसके साथ में हमने लास्ट में कुछ क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कर लिया, ताकि पता चल गया भी कैसे इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो अब आगे कैसे पूछ सकते हैं उसका भी आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास थी। आई होप आपको क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी, पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका आपको इजी लगा होगा, सब कुछ आपको समझ भी आया होगा। ठीक है अगर आपका फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट करके इस कमेंट बॉक्स में बता सकते हो वीडियो के। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करो, और कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट भी लिख के बताया करो कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो। वीडियो अच्छी लग रही है तो भी कमेंट करो, नहीं लग रही है तो भी कमेंट करो, कुछ समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है, जो भी अपनी बात है वो कमेंट करो। जब तक कमेंट करके नहीं बताओगे, हम तक नहीं पहुंचेगी, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम बदलाव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि भाई आपको ढंग से पढ़ाई हो, आपके एग्जाम ओरिएंटेड आपको पढ़ाई मिले, तो उसके लिए आपके विचार व्यक्त करना जरूरी है, ये हमारा अधिकार है। ठीक है, तो अपने अधिकारों का यूज़ करो और कमेंट करके बताओ कि भाई आपको क्या क्लास अच्छी लगी है, नहीं लगी है, ये जो भी आपके मन की बात है वो सारी कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, और अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक भी कर दिया करो और इसको शेयर भी कर दिया करो। देखा गया है कि काफ़ी सारे बच्चे क्लासेस को देखते तो है, लाइक करना भूल जाते हैं, तो भाई थोड़ी सी भलाई कर दिया करो, हमारे लिए भी लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लो, ताकि जो भी क्लासेस अब आने वाली है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास थी। आई होप आपको क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी। साथ ही साथ अगर आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो तो टेलीग्राम पे आप कनेक्ट हो सकते हो। मैंने बता दिया है, हर्षिता मैम की पाठशाला जो है वो मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पे मेरे साथ में पर्सनली भी जुड़ सकते हो। ठीक है तो ये हमारी आज की क्लास थी। थैंक यू।